गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मानव भूगोल में जो दूसरा आधारभूत सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्थिव एकता, पार्थिव मतलब पृथ्वी पर स्थित सभी तत्व, और एकता अर्थात उनके अंदर उनके मध्य में कोई ना कोई संबंध का होना। पार्थिव एकता का सिद्धांत का अर्थ है कि पृथ्वी पर स्थित जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबके बीच में कोई ना कोई यूनिटी है, कोई ना कोई चीज़ है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और यूनिटी मतलब एकता। क्या मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी? आपको पता है कि पृथ्वी पर स्थित जितने भी तत्व हैं वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं मानते। हम किसी भी तत्व को इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ सकते। अगर मृदा का निर्माण है तो उसके निर्माण में भी बहुत सारे तत्वों का योगदान है, और जब मृदा बन जाती है तो वो भी आगे बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है। जलवायु का निर्माण है तो जलवायु, पृथ्वी पर जितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वो भी विभिन्न तत्वों के आपसी सहयोग की वजह से ही बनती है, और जिस प्रकार का सहयोग होता है उसी प्रकार की जलवायु का निर्माण होता है। प्राचीन समय से ही हमारे जितने भी ज्योग्राफर थे, जैसे कि सैम्पुल, हम्बोल्ट, इन लोगों के अनुसार भी पृथ्वी की एकता या पार्थिव एकता को पढ़े बिना हम इसके एलिमेंट्स को डिस्कस नहीं कर सकते। यदि हमें पृथ्वी का संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो हमें इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको साथ में पढ़ना ही पड़ेगा। इन लोगों ने हमें ये बताया कि यदि मनुष्य अकेला, जो मानव है, वो यदि कहीं पर रहता है, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा जलवायु के अनुसार होती है, और जिस तरह से वो वहाँ की क्रियाविधि करता है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कार्य, कोई भी पृथ्वी पर स्थित कोई भी एलिमेंट, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो दूसरे तत्व को प्रभावित किए बिना नहीं रहता या दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। हम प्रकृति में मिलने वाले कुछ उदाहरणों से, विभिन्न दशाओं से इसके बारे में समझेंगे। आपको पता है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये अगर अलग अलग होते तो जैव मंडल का निर्माण नहीं होता। यदि पृथ्वी पर सिर्फ स्थलमंडल या लिथोस्फीयर पाया जाता तो भी पृथ्वी पर जीवन नहीं पाया जाता। यदि केवल जलमंडल पाया जाता तो भी पृथ्वी पर जीवन नहीं पाया जाता, और यदि वायुमंडल होता केवल तो भी जीवन नहीं संभव होता। जीवन या बायोस्फीयर तभी संभव है जब इन तीनों के मिलने से अनुकूल दशाएं बनती है और वहाँ पर जीवन संभव हो पाता है। जैवमंडल मतलब बायोस्फीयर, ये वो मंडल है जहाँ पर जीवन संभव है। गहरे पानी में या अनंत ऊंचाइयों पर या पृथ्वी के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर वायुमंडल अत्यंत विरल है या जहाँ पर जल का अभाव है, वहाँ पर जैवमंडल नहीं पाया जाता। तो इन तीनों के मिलने के, इन तीनों के संयोग से ही जब अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती है, वहीं पर जैवमंडल या बायोस्फीयर का निर्माण होता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर जितने भी चक्र पाए जाते हैं, चाहे वो जल चक्र हो, वाटर साइकिल हो, नाइट्रोजन चक्र हो या कार्बन चक्र हो, ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। जल चक्र तो आपको पता ही है कि जल चक्र क्या होता है। जल चक्र अर्थात पानी का बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसना, फिर सरफेस रन ऑफ के रूप में बहते हुए, नदियों के रूप में बहते हुए झीलों और सागरों में एकत्रित होना, महासागरों में जाना, और वहाँ से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा पुनः बादलों का निर्माण होना, फिर पुनः बादलों का बरसना। तो इस प्रकार से जो ये बादल है ये रेनफॉल के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं, वहाँ से सरफेस रन ऑफ के रूप में सतही
नदी के रूप में जाकर झीलों और तालाबों के अंदर एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ से वाष्पीकरण की क्रिया जो सूर्य के द्वारा होती है उन्हें इनका वाष्प में बदलना और वाष्प का निर्माण, इस पूरे चक्र को वाटर साइकिल कहते हैं। ये भी आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित है। अगर इनके बीच की एक भी कड़ी मिस हो जाए, एक भी लिंक मिस हो जाए, एक भी कड़ी छूट जाए तो इस चक्र का निर्माण नहीं होगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन साइकिल है, इसी प्रकार कार्बन साइकिल है। यानी यहाँ तक कि सूर्य ताप बजट, जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, जितनी देता है उतना की उतना पृथ्वी उसे पुनः अंतरिक्ष में लौटा देती है। वो भी एक साइकिल सा ही है, वो भी एक बजट ही है कि जितना हमें मिलता है हम पुनः उसको अंतरिक्ष में लौटा देते हैं। और इस सूर्यताप की वजह से बहुत सारी क्रियाएं संभव है। सूर्यताप के कारण ही वनस्पति अपना भोजन बना पाती है, सूर्यताप के कारण ही वायु पेटियों का निर्माण होता है, सूर्यताप के कारण ही ताप पेटियों का निर्माण होता है और इन्हीं के कारण विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण होता है। हवा की गति, हवा का चलना, हवा का बहना, ये सब सूर्यताप का के कारण ही है। तो ये सब चीज़ें, ये सब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। ये भी एक बहुत कॉमन दशा है झीलों और नदियों की संबंधता। आपको पता है जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो बहती हुई या तो झीलों में या तालाबों में या सागरों में गिरती हैं। तो ये झील, सागर, तालाब ये भी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अमेरिका की जो सेंट लॉरेंस नदी है वो महान झीलों के प्रदेश से, जो 5 महान झीलें अमेरिका की, उनमें आकर गिरती है और फिर वहाँ से बहती हुई अटलांटिक ओशन में या अटलांटिक सागर में जाकर गिरती है, जिसे आंध्र महासागर कहते हैं। तो ये झीलें और नदियाँ भी आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। और अनाच्छादन, परिवहन और निक्षेपण, ये तो सबसे कॉमन साइकिल है। अनाच्छादन मतलब डेन्यूडेशन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन और निक्षेपण मतलब डिपोजिशन। जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, चाहे वो हिमालय है या कोई और भी है, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं और विभिन्न प्रकार के जो इरोजनल एजेंट होते हैं या अपरदन के कारक होते हैं वो वहाँ से चट्टानों का अपरदन करते हैं, नीचे मैदानों में आते हैं और वहाँ से इसका परिवहन करते हुए, ट्रांसपोर्ट करते हुए जो जियोसिंक्लाइन है या भूसनकियाँ हैं उनके अंदर डिपॉजिट करते जाते हैं, निक्षेपित करते जाते हैं। कालांतर में मतलब काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी समय के बाद जब इस जियोसिंक्लाइन में जब आंतरिक शक्तियाँ दोनों तरफ से फोर्स लगाती हैं तो यही जो डिपॉजिट मटेरियल है ये फोल्डेड माउंटेन के रूप में ऊपर उभरने लगता है। और जो ये माउंटेन था ये धीरे धीरे अपरदन की शक्तियों के द्वारा समतल प्राय मैदान में परिवर्तित होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी एक दूसरे को संबंधित है। यदि इसके ऊपर से नदी ना बहती तो इसका अपरदन नहीं होता, इसका अपरदन नहीं होता तो यहाँ पे आके कुछ निक्षेपण नहीं होता, अगर निक्षेपण नहीं होता तो पुनर्निर्माण नहीं होता। तो इसके अंदर पार्थिव एकता के सिद्धांत में हमने देखा कि पृथ्वी पर स्थित सभी एलिमेंट्स, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि हम मानव भूगोल में पढ़ रहे हैं तो मानव भूगोल में मनुष्य अपने कौशल, अपनी तकनीक, अपनी स्किल और अपनी जितनी भी उसका ज्ञान है उससे इनमें निरंतर परिवर्तन भी करता रहता है और स्वयं भी परिवर्तित होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका तीसरा सिद्धांत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।